आज हम इस क्लास के अंदर जो हिंदी है उस हिंदी भाषा से संबंधित जो हमारे शिक्षण विधियां है उन शिक्षण विधियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। क्योंकि जो शिक्षण विधियां उसका हमारे जो सिलेबस में एक महत्वपूर्ण रोल है। उससे क्वेश्चन जो आते हैं उनको हमारे को अच्छे से करना होता है, वरना हम एग्जाम में वो लीड नहीं ले पाते हैं। तो इन शिक्षण विधियों को भी हमें अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से देखना होता है। तो हम कला से तो शिक्षण विधियों की नहीं लगा पाए, परंतु जो लास्ट टाइम है उसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर उसको देख लेंगे, जिससे हमारा जो पहले हमने जो पढ़ा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग में आपको 7:30 में मिल जाती है। तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। हमने पहले इस पे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो कोर्स है वो अच्छे से करवाया था। उसके बाद में हमने सेकंड ग्रेड के हिसाब से इस पे क्लास अपलोड किए, और आगे इसी प्रकार हिंदी से संबंधित जो क्लास है वो आपको मिलती रहेगी। तो आप अगर हिंदी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी हिंदी भाषा लगती है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौशलों के संबंध में असत्य कथन है, जो बात गलत है वो हमारे को बतानी है। ए में दे रखा है सुनना और बोलना अमूर्त है। ब में दे रखा पढ़ना और लिखना मूर्त है। स में दे रखा सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक है। द में दे रखा पढ़ना और लिखना अभिव्यक्तात्मक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन है वो आपके शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। तो इसको अच्छे से समझना आपको। देखो, सुनना और बोलना अमूर्त है, असत्य कथन है वो हमारे को बताना है। तो देखो, सुनना और बोलना वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिस प्रकार लिखा हुआ, जैसे मान लिया नहीं है, जिसको हम एक ढांचा नहीं दे सकते। तो जैसे सुनना और बोलना, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो ये तो यही खत्म हो गया, आपने सुन लिया मैंने बोल दिया, तो ये अमूर्त है। तो ये बात सही है। पढ़ना और लिखना मूर्त है। तो पढ़ना पढ़ना कब पढ़ेंगे? अब जब कोई बात है वो लिखी हुई होंगी, और लिखी हुई का मतलब लिख दिया तो एक स्थायी हो गया। जिस प्रकार आपको एक सर्टिफिकेट है, एक तो मौखिक में कह देते हैं कि आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है, एक तो ये हो गया। एक आपको लिखित में सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आप कहीं भी ये ठोस आपके पास में प्रमाण है कि आपने 10वीं कक्षा पास की, तो ये मूर्त है। समझ गए? सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक, ग्रहण करना। तो सुनकर हम क्या करते हैं? अर्थ को ग्रहण करते हैं। पढ़कर हम क्या करते हैं? अर्थ को। जैसे कोई चीज को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्या लिखा हुआ है। सुनना, सुनकर हम कोई चीज को समझते हैं कि भाई हमने सुना तो हमें पता चला कि क्या कह रहा है, तो ये बात भी सही है। पढ़ना और लिखना अभिव्यक्ता, यानी अभिव्यक्त, जिस प्रकार में आपको बोलकर बता रहा हूं तो अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो पढ़ना, पढ़कर हमने क्या, पढ़कर देखो यहाँ पर ग्रहण किया था, पढ़कर हमने ग्रहण किया था। लिखकर हम किसी को बता सकते हैं। जैसे मान ली कोई नहीं समझ रहा है तो हमने यहाँ पर किसी का नाम, किसी को हम कहेंगे कि भाई इसका नाम ये है, तो हम उसको लिख कर समझा सकते हैं। समझा? तो अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु पढ़कर तो नहीं कर सकते। पढ़कर तो हम खुद ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब ये बात है वो गलत है, इसलिए हमारा आंसर है दवाड़ा हो जाएगा। आगे हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है संभाषण कौशल की विशेषता है। तो संभाषण कौशल की विशेषता में देखो, स्वाभाविकता होती है, स्पष्टता होती है, शुद्धता होती है, मधुरता, गतिशीलता और कर्मबद्धता, ये सारी ही चीजें उसके अंदर होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है। तो देखो, सुनना, मैं जैसे बोल रहा हूं तो बोलना, तो बोलना, मैं बोल रहा हूं तो इसके अंदर ध्वनि आ रही है, आप सुन रहे हो तो ध्वनि को सुन रहे हो, तो ये दोनों सुनना और बोलना ये ध्वनि विज्ञान के अंदर आते हैं। लिपि विज्ञान, एक होता है लिपि विज्ञान। लिपि विज्ञान तो उसके अंदर क्या आएगा? एक तो हो जाएगा लिखना और एक हो जाएगा पढ़ना। क्योंकि पढ़ेंगे कब? जो लिखी हुई बातें होगी उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या? लिपि का हमें पता होगा तब हम लिखेंगे। सुनना कौशल का सबसे प्रमुख साधन है गुरुमुख, यानी गुरु के मुख से जो सुनते हैं वो सबसे प्रमुख साधन है सुनना कौशल का। 5 नंबर है मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? तो मौन वाचन है वो तीसरी कक्षा से प्रारंभ कर देना चाहिए। मौन वाचन है वो कहां से? तीसरी कक्षा से प्रारंभ कर देना चाहिए। किस विधि के अंतर्गत इंद्रियों पर अधिक बल दिया जाता है? मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि। 7 नंबर पठन और लेखन बालकों को साथ साथ करवाना चाहिए, ऐसा मानते हैं सरयू प्रसाद, मानते हैं कि पढ़ना और लिखना वो साथ साथ होना चाहिए।
8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आदर्श वाचन किया जाता है तो उत्तर क्या है? अध्यापक एवं छात्र अध्यापक के द्वारा। जैसे बीएड जो क्लासें होती है, तो बीएड जब हम करते हैं तो हमारी जो स्कूलों में जाकर जो क्लासें ली जाती है, तो पढ़ाने का जो कार्यक्रम होता है, तो उसके अंदर वो छात्र अध्यापक है, छात्र वो अध्यापक बनते हैं और बच्चों को पढ़ाते, तो वो क्या, वो आदर्श वाचन करते, क्योंकि उस टाइम वो क्या अध्यापक है और एक वो अध्यापक होते, ये आदर्श वाचन करते। आगे 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, केवल शब्दों का उच्चारण कर देना मात्र ही वाचन नहीं है, शब्दोच्चारण की क्रिया को मुद्रण देकर भोकन कहा है। किसने कहा? मोंटेसरी ने कहा है। 10 नंबर, वस्तुबोध गति एवं अवधान की दृष्टि से मौन पठन का प्रकार है। तो देखिए मौन पठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अध्ययन या गंभीर मौन पठन होता है, द्रुत या त्वरित मौन पठन होता है और विहंगावलोकन मौन पठन होता है। ये सारे ही प्रकार होते हैं। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना एक छोटी पगडंडी को पार करना है, यह कथन किसका है? तो यह है किटसन का। कहने का मतलब आप इसको याद, किट देखो इस प्रकार याद रखिए इसको, किट, किट यानी किट का मतलब हो गया जिसे कांटा, ठीक है, तो कांटा। अब हम पगडंडी में चलते हैं तो हमारे को कांटे चुभ सकते हैं, कांटे लग सकते हैं, तो कहने का मतलब इस प्रकार आप याद कर लीजिए, पगडंडी यानी किटसन। क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं होती है, इसको इस प्रकार याद किया जाता है, पूरी परिभाषाओं को आप याद नहीं कर सकते, तो कुछ ट्रिक लगाकर आप इसे याद कर लीजिए। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, ये कथन किसका? तो ये बात महात्मा गांधी ने कही है। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संभाषण कौशल की आवश्यकता होती है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण हेतु, भावाभिव्यक्ति हेतु, भावानुरूप आरोह अवरोह के ज्ञान हेतु। आरोह अवरोह का मतलब उतार चढ़ाव होता है उस प्रकार, तो ये संभाषण के लिए सारी चीजें जरूरी होती है। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अक्षर के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर आकृतियां बनाने का अभ्यास करना किस विधि से संबंधित है? तो पेस्टोलॉजी विधि। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? जैसे अक्षर के टुकड़ों को जोड़कर, जोड़ने का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार हम कहते हैं इंग्लिश का शब्द पेस्ट, पेस्ट का मतलब चिपकाना होता है, तो कहने का पेस्टोलॉजी, पेस्ट आ गया, तो इस प्रकार याद कर लीजिए। अधम पाठक के गुण है, अधम पाठक के गुण कौन कौन से है? गद्य को गीत रूप में पढ़ना, जो गद्य होता है जिस प्रकार हम कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्ट ताज है, ये गद्य की विधाएं है, तो इसको भी वो गीत रूप में पढ़ता है जो अदम पाठक होता है, तो ये उसका जो गुण है। आगे देखिए, और होता है उसके अंदर अर्थ को बिना जाने बोलना, कुछ भी नहीं समझ में बोलता है, अल्प कंठ से धीरे धीरे बोलना। जैसे कभी कभार हम स्कूल में जैसे बच्चों को खड़ा करते हैं कोई टीचर, तो किताब पढ़ना, वो धीरे धीरे ऐसे पढ़ता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है। पढ़ते समय सिर को हिलाना, अत्यंत तीव्रता के साथ पढ़ना, जल्दी जल्दी कुछ समझ में ही नहीं आए, तो ये सारे गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं जो अदम पात्र पाठक होता है उसके अंदर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिस विधि में छात्र अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों को देखकर लिखता है, उस विधि का निम्न में से संबंध है जैक्टोट विधि से। यानी छात्र अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों को देखकर लिखता है, वो जैक्टोट विधि है। आगे देखिए, 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने वही शब्द रखे जाए जिसकी ध्वनियों में समानता हो, किस विधि से संबंध रखता है? ध्वनि साम्य विधि। तो देखो ध्वनियों में समानता, तो ध्वनि साम्य विधि। 18 नंबर, बिना भाव ग्रहण किए हुए पढ़ने वालों की उपमा उस बोझ ढोने वाले गर्दभ यानी गधा से दी है जिसे पीठ पर लदे हुए बोझ का तो अनुभव होता है और वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, ये कथन है, ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। 19 नंबर, समवेत वाचन किया जाता है समूह में छात्रों एवं अध्यापकों के द्वारा। यानी समवेत वाचन है वो समूह में, समवेत का मतलब होता है साथ साथ, तो समवेत वाचन समूह में छात्र और छात्र जो अध्यापक होते हैं उन दोनों को साथ साथ किया जाता है। 20 नंबर, अनुकरण विधि का दूसरा रूप है भाषा शिक्षा यंत्र विधि। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रेष्ठ पाठक के गुण है, जिस प्रकार अधम के थे उसी प्रकार श्रेष्ठ के, अक्षरों की स्पष्टता यानी साफ साफ पढ़ता, पाठन में मधुरता, पदों का विच्छेद और अच्छा स्वर व लय। आगे देखिए, आगे है कि सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति, ये सारे गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं जो श्रेष्ठ पाठक होता है उसके अंदर। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सस्वर वाचन के संबंध में सत्य कथन है, जो सत्य बात है वो बतानी है।
तो देखिए सस्वर वाचन होता है, पद्य शिक्षण में किया जाता है सस्वर वाचन, प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक किया जाता है। तो ये सारी बातें वो सस्वर वाचन से संबंध रखती है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में असत्य कथन है। हमें मन ही मन में अर्थ ग्रहण करने को मौन वाचन कहते हैं। तो ये बात तो सही है, क्योंकि मन ही मन में हम पढ़ते हैं तो मौन वाचन होता है, किसी को नहीं सुनाते। मौन वाचन गद्य शिक्षण में एवं सस्वर वाचन पद्य शिक्षण में करवाना चाहिए। तो ये बात भी सही है, यानी मौन वाचन गद्य में होता है, क्योंकि पद्य में अगर मौन वाचन होता है तो उस कविता का मजा नहीं था, उसको तो गाकर पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट आता है। मौन वाचन तीसरी कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए, ये बात भी सत्य है। स्वर रहित किए गए वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, क्योंकि सस्वर का मतलब होता है कि स्वर सहित, तो स्वर रहित तो हो नहीं सकता, तो ये बात है वो गलत है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे अंतिम एवं कठिन कौशल है पढ़ना। क्योंकि देखो एक सूत्र है, सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम चलता है। सुनना पहले, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। परंतु मारिया मोंटेसरी ने इसको पहले ले लिया और इसको लास्ट में लिया, पढ़ना को। तो ये ध्यान में रखना, मारिया मोंटेसरी ने लिखने को पहले लिया, यानी सुनना बोलना तो है ही है, उसके बाद में लिखना फिर पढ़ना है। तो मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे अंतिम पठन कौशल क्या, कठिन कौशल क्या है, पढ़ना है, लास्ट में इसको लिया। 25 नंबर, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो सस्वर एवं शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यानी आदर्श वाचन किसके द्वारा किया? एक तो सस्वर होता है, क्योंकि आदर्श वाचन में वो बोलता है और सुनाता है, और वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, जो बात गलत है वो बतानी है। तो देखिए, सभी कौशलों का आधार स्तंभ सुनना है। तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, सुबोपल्ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहले बात शुरुआत सुनने से होती है, तो सुनना है वो आधार स्तंभ है। सभी कौशलों में प्राथमिक एवं सरल सुनना है, तो प्राथमिक यही पहले पद आता है। सभी कौशलों में अंतिम एवं कठिन लिखना है, तो लिखना अंतिम आ रहा है। सभी कौशलों में स्थायी कौशल वाचन है, तो वाचन कौन सा है? वाचन का मतलब ये बोलना है, तो ये तो है नहीं, बीच में है। तो सभी कौशलों में स्थायी कौशल ये नहीं है, ठीक है भाई। वाचन तो बोल गए, बोलने के बाद स्थायी कैसे हो? जैसे लिखना हो तो वो स्थायी हो सकता है, लिख दिया तो हमने वो स्थायी हो गए, तो ये बात गलत है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रतिलिपि के संबंध में सत्य कथन है। प्रतिलिपि के संबंध में सत्य कथन है, बालकों का लेख सुंदर हो जाता है। आगे देख, बालकों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, बालकों में शुद्ध लेखन क्षमता का विकास होता है। तो ये तीनों ही पॉइंट है वो सत्य है। 28 नंबर, किस विधि के अंतर्गत बालक स्वयं संशोधन करता है? जैकटॉट विधि के अंतर्गत। 29 नंबर, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का सही तरीका, छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग। तो ये सारी बातें ही उससे संबंध रखती है। आगे देखिए 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन, लेखन कौशल की विधि में सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। यानी सरल से जटिल, पहले सरल बातें फिर उस कठिन बातें। तो अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि में ऐसा होता है। 32 नंबर, इस कौशल के बिना अन्य कौशलों का विकास संभव नहीं है। तो कौन सा? श्रवण है। मैंने आपको बताया सुबोपल्ली, तो इस श्रवण है, सुनना, 1 नंबर वाला। 33 नंबर है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर स्वीट का है। 34 नंबर, निम्न में से काव्य शिक्षण की विधियां है। तो एक तो भाषानुवाद विधि और आगे व्यास या भाष्य विधि है और गीत नाट्य विधि, सारी विधियां है। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
अभिनय का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है आंगिक, यानी अंगों के द्वारा होता है अभिनय। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खंडान्वयन प्रणाली का दूसरा नाम है, यानी प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्नोत्तर विधि या प्रणाली। 37 नंबर, व्याकरण की पाठ योजना का सही क्रम है, यानी व्याकरण की जब हम पाठ योजना यानी व्याकरण को जैसे किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो ये प्रस्तावना आएगी, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर श्यामपट सार, फिर सामान्यीकरण, ये सारी बातें इस प्रकार क्रम से चलेगी। 38 नंबर है, निम्न में से सत्य कथन है, तो इसमें प्रस्तुतिकरण को विषयोपस्थापना कहा जाता है, तो ये बात सत्य है। प्रस्तावना को पाठोपस्थापना कहा जाता है, ये बात भी सत्य है, इन दोनों बात है वो सत्य है। प्रस्तुतिकरण है वो विषय की स्थापना है, इस प्रकार है इसके टुकड़े, और प्रस्तावना वो पाठ की स्थापना है। प्रस्तुतिकरण विषय की है और प्रस्तावना वो पाठ की है। 39 नंबर, रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की किस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता, बल्कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों के अर्थ स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वो होती है उद्बोधन विधि। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रभाव को आगे बढ़ाता है, सुक्राती विधि में। 42 नंबर, शुष्क विधि के नाम से जाना जाता है, आगे इसका आंसर, तो उस विधि का नाम है भाषानुवाद विधि। आगे 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उत्प्रेरणात्मक प्रश्न किस शिक्षण से संबंध रखते हैं, कहानी शिक्षण से। 44 नंबर, अर्जित ज्ञान के स्थायित्व हेतु छात्रों को दिया जाने वाला कार्य है गृह कार्य, यानी गृह कार्य इसलिए दिया जाता है कि वो ज्ञान है वो स्थायी हो सके। 45 नंबर है, प्रवचन विधि या कथन विधि की प्रविधियां है, अनुवाद विधि है, कोश विधि है, टीका विधि है और परिभाषा विधि है। सारी विधियां हैं जो हमारे प्रवचन या कथन विधि की प्रविधियां हैं। 46 नंबर, शिक्षक का साहित्यज्ञ व भाषाविद होना आवश्यक है, किस विधि के संदर्भ में सत्य कथन है, ये तुलना विधि के संदर्भ में सत्य बात है। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आगमन विधि के संदर्भ में असत्य कथन है, तो देखिए उदाहरण बताकर नियम बताना, तो ये आगमन विधि का है। विशिष्ट वस्तु के बारे में जानकारी देकर सामान्य वस्तु का बोध कराना, ये बात भी सत्य है। अज्ञात वस्तु को बताकर ज्ञात वस्तु का बोध कराना और उपयुक्त सभी, तो इसके अंदर ये बात है वो गलत है, ये बात है वो क्या गलत है, क्योंकि अज्ञात वस्तु को नहीं, ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु की ओर जाना, ये है आगमन विधि का। ये उदाहरण है वो निगमन का है, ये क्या है, निगमन का है, ठीक है, तो याद रखें। आगे देखिए 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भाषा शैली, अलंकार, विचार, कल्पना, भाव आदि को विस्तार देते हुए अन्य कवियों के साथ तुलना करना संबंध रखता है समीक्षा विधि। 49 नंबर, निम्न में से कौन सी विधि सूत्र प्रणाली के सर्वोत्तम विपरीत है, तो आगमन विधि। आगे देखिए 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि के अंदर है वो क्या होते हैं, श्रोता है, जो बच्चे होते हैं वो श्रोता है, सुनने की तरह आराम से बैठे रहते हैं और शिक्षक है वो व्याख्या करता रहता है, तो ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है जो व्याख्यान विधि है। 51 नंबर, सामान्य विशेष प्रति शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है सूत्र विधि। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पाठ योजना के संदर्भ में सही क्रम का चयन कीजिए, तो देखो सामान्य उद्देश्य होता है, फिर विशिष्ट उद्देश्य होता है, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान और फिर प्रस्तावना, इस प्रकार। 53 नंबर, शब्दकोश का ज्ञान करवाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रवचन विधि। 54 नंबर, दृश्य सर्वे सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके छात्रों से अर्थ निकलवाना कौन सी विधि से संबंध रखता है, उद्बोधन विधि से। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप कह सकते हैं किस विधि के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी पाठ्य पुस्तक विधि के संदर्भ। 56 नंबर, 8 वर्ष की आयु में बालक किस प्रकार की कहानी पसंद करते, अप्सराओं की कथाएं, तो देखो 8 और अप्सरा, इस प्रकार याद कर लीजिए।
57 नंबर, नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली है जो केवल उच्च कक्षाओं में ही सफल हुई, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में नहीं? आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो यह है व्याख्यान प्रणाली, क्योंकि नाटक को हम व्याख्या के द्वारा सिर्फ बड़ी कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं उसको तो उस नाटक की प्रकार उसका जो एक मंचन की तरह करके दिखाए तो उसको अच्छे से समझ में आता है, व्याख्या से उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। 58 नंबर, कौन सी विधि को खंडन मंडन विधि भी कहा जाता है? तो तर्क विमर्श प्रणाली को। 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रचना शब्द का शाब्दिक अर्थ है सजाना या संवारना। 60 नंबर है, पाठ योजना के संदर्भ में असत्य कथन है, प्रस्तावना का संबंध पूर्व ज्ञान से होता है, सही बात है। प्रस्तुतिकरण का संबंध नवीन ज्ञान से होता है, सही बात है। गृह कार्य छात्रों के द्वारा किया जाता है, सही बात है। काठिन्य निवारण छात्रों से करवाया जाता है, ये बात गलत है। काठिन्य निवारण है वो शिक्षक करता है, छात्रों को बताता है जो कठिन शब्द आते हैं उनके बारे में। बाकी प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होता है? पूर्व का जो ज्ञान होता है उसके बारे में कुछ प्रश्न करके उनको जो आज पढ़ना उस तक पहुंचना होता है, तो ये पूर्व ज्ञान पर है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण वो होता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो एक नया ज्ञान हो गया वो। और गृह कार्य वो छात्र करते ही आगे थे। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इस विधि को मानने वाले स्वतंत्र रीति से व्याकरण की शिक्षा प्रदान करना उचित नहीं समझते, ये कथन कौन सी विधि से संबंध रखता है? भाषा सहस्त्रक विधि से। 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के नाम से जाना जाता है पाठो स्थापना को। 63 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा किसी कहानी का सार लिखवाना, भिन्न भिन्न लेखकों को की दो कहानियों की आपस में तुलना करवाना संबंध रखता है उच्च कक्षाओं से। 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखो और रचो विधि कौन से स्तर हेतु उपयोगी है? प्राथमिक स्तर हेतु। आगे देखो। 65 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण की शिक्षा छठी कक्षा से प्रारंभ की जाए ताकि बालकों को उन नियमों की जानकारी हो जाए जिनके अनुसार वे बोलते हैं, पढ़ते हैं तथा लिखते हैं। ये कथन किसका? ये है रायबरन का, यानी उन्होंने ऐसी राय दी है, याद रख लेना। 66, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। 67 नंबर का क्वेश्चन है, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो जिलर ने। 68 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधा प्रदाता के रूप में। 69 नंबर है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? हर्बर्टीय विधि, आगमन निगमन विधि और प्रदर्शन विधि, ये सभी है वो जो हिंदी के लिए उपयुक्त है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो शिक्षार्थी केंद्रित है तो वो बच्चा ही महत्वपूर्ण है, यानी शिक्षार्थी महत्वपूर्ण है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है खेल विधि। 72 नंबर, डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? आंसर अगले पैराग्राफ में है, यह है वो सूक्ष्म शिक्षण। 73 नंबर, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, यानी कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। 74 नंबर, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है पाठ्य पुस्तक का। 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? सामाजिक पर्यावरण से। 76, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है कक्षा विनय प्रणाली। 77, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। 78 नंबर, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। 79 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया मोंटेसरी ने। उन्होंने कहा कि वाचन से पहले लेखन होना चाहिए। 80, शिक्षण उपागम में कीट एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। आंसर अगले पैराग्राफ में है, तो इसका योगदान है सूक्ष्म शिक्षण देने का। 81,
डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो पार्कहर्स्ट ने। 82 नंबर, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग। 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला वह है बेसिक शिक्षा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। 86, छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने पर बढ़ती है? निगमन विधि, यानी निगमन विधि और रटने को प्रोत्साहित करती है। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? मौन वाचन, यानी आत्मीकरण का मतलब होता है उसको हम अच्छे से ग्रहण कर सके, तो उसके लिए मौन वाचन जरूरी है। हम जैसे सस्वर वाचन करेंगे तो उसमें ज्यादा याद नहीं रहता, जैसे हम पढ़ते हैं तो मौन रहकर पढ़ते हैं तो ज्यादा याद होता है। 88 नंबर, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर। आगे देख, 90 नंबर का क्वेश्चन है, पठनारंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि है देखो और कहो विधि। 90 नंबर, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। 91 नंबर का क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तो यह है आगमन विधि, और सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो निगमन विधि। यानी आगमन विधि को याद कर लोगे तो निगमन विधि के सारे सूत्र याद हो जाएंगे, क्योंकि आगमन विधि है वो निगमन विधि की उल्टी है। 92 नंबर, किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? व्याख्यान विधि। 93 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खंडान्वयन प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा। 94, समवाय प्रणाली में शिक्षक होता है गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, ये साथ साथ होते सारे। 95, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है, यानी उदाहरणों पर। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। 96, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को। आगे देखिए, 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई? संस्कृत से। 91 नंबर, योजना विधि का जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी। 99 नंबर का क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा। आगे हमारा है 100 नंबर का क्वेश्चन, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र है, यानी सम्मेलन व गोष्ठियों में होता है द्विभाषण, दो के बीच में आपस में भाषण, अनुवाद शिक्षण में होता है और विदेशी भाषा शिक्षण में होता है। तो ये सारे ही पॉइंट इससे संबंधित है। तो हमने देखिए आधे घंटे की क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन है वो देख लिए, मैंने जल्दी में आपको बताया क्योंकि रिवीजन की तरह बताया, ज्यादा टाइम आपका खराब ना हो, तो आप जल्दी से इस क्लास को देखिए, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, और आपका जो अंतिम टाइम में जो रिवीजन हो जाए अच्छे से, तो ये याद भी रहता है। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सारी वीडियो उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ग्रेड के नाम से और सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगी। और इसकी सारी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।